नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के महत्वपूर्ण मैगजीन्स के समरी एंड एनालिसिस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम कुरुक्षेत्र मैगजीन के जो भी महत्वपूर्ण लेख हैं उनकी चर्चा करेंगे और उनका विश्लेषण करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण लेख हैं जिनकी चर्चा आज के एपिसोड में हम करने वाले हैं। उसमें सबसे जो पहला लेख है वो कुपोषण से जुड़ा हुआ है और जिसके संदर्भ में जिस हेडलाइंस के साथ ये आर्टिकल प्रकाशित हुआ था कुरुक्षेत्र मैगजीन में, उसकी बात करें तो कुपोषण से निपटने में पारंपरिक ज्ञान की भूमिका। और इस कह सकते हैं कि हेडलाइंस के साथ, इस शीर्षक के साथ ये आर्टिकल प्रकाशित हुआ था। बात करें कि आखिर ये क्या संदर्भ था, तो ग्रामीण भारत में कुपोषण एक सार्वजनिक कह सकते हैं कि स्वास्थ्य चिंता बना हुआ। ये आज से समस्या नहीं बनी हुई है, लंबे समय से ये समस्या बनी हुई है। और जहां आबादी का एक बड़ा जो भाग है, एक हिस्सा है, वो कहीं ना कहीं अपने देश में जो फूड है, जो खाद्य है, उसकी असुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक जो सीमित पहुंच है और पर्याप्त जो पोषण है, उससे एक बड़ा जो आबादी है अपने देश का, वो कहीं ना कहीं जूझ रहा है। और तेजी से हो रहे आधुनिकीकरण और वैश्विक जो खाद्य पद्धतियां हैं, जो परंपराएं हैं, जो नए तरीके विकसित हो रहे हैं, उसके आगमन होने के बावजूद भी पारंपरिक और स्वदेशी जानकारी कुपोषण से निपटने में महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। इससे जुड़े हुए जो विभिन्न पहलू हैं उन पर हम बात करेंगे। जैसे बात करें कि परंपराओं में रचा बसा है ये पोषक तत्वों से भरपूर आहार। तो देखिए क्यों कहा जा रहा है, तो संतुलित जो पोषक तत्व हैं उनका जो सेवन है, ये ग्रामीण भारत में पारंपरिक आहार में प्रायः देखें तो विभिन्न स्थानीय खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो शामिल होते हैं। और इन खाद्य पदार्थों में आवश्यक जो पोषक तत्व हैं उनसे भरपूर होता है। जैसे अगर बात करें कि स्थानीय स्तर पे जो बाजरा है, जो विभिन्न दालें हैं, सब्जियां हैं, फल है, जड़ी बूटियां हैं, इनमें क्या है कि स्थानीय स्तर पे क्या है कि ये इनका उत्पादन होता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में देखें तो कहीं दालें बड़े स्तर पे उत्पादित की जाती हैं, कहीं सब्जियां, कहीं फल, कहीं जड़ी बूटियां, तो कहीं अनाज बड़े स्तर पे उत्पादित किया जाता है। और इन स्थानीय खाद्य पदार्थों में देखें तो खास तौर पे कई सारे जो पोषक तत्व हैं वो इनमें विद्यमान होते हैं। ये जो खाद्य पदार्थ हैं कहीं ना कहीं संतुलित रूप से जो शरीर के लिए विटामिन है, खनिज है, प्रोटीन है, फाइबर है, वो इनसे प्राप्त होता है, जिसमें माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये इनकी जो खास तौर पे जो उपलब्ध है वो भी मायने रखती है। ये नहीं, देसी खाद्य पदार्थों के जो स्वास्थ्य लाभ हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई जो देश हैं खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य जो लाभ है उनके लिए इनको सजेस्ट करते हैं। उदाहरण के लिए जो पत्तेदार जो साग हैं, जो जंगली खाद्य पदार्थ हैं, आयरन या इस तरह के जो भी कैल्शियम जैसे सूक्ष्म जो पोषक तत्व वाले जो इस तरह के महत्वपूर्ण कह सकते हैं सोर्स हैं, उनको सजेस्ट किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सतत कृषि पद्धतियों के माध्यम से जो फूड सिक्योरिटी की बात कही जा रही है, ये कितना महत्वपूर्ण है। तो देखिए खेती की जो अनुकूलनशीलता है, जो उससे जुड़ी हुई विभिन्न पद्धतियां हैं, जो तकनीकें हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि पारंपरिक कृषि पद्धतियां प्रायः पर्यावरण परिवर्तन के प्रति अधिक लचीली होती हैं और खाद्य सुरक्षा जो फूड सिक्योरिटी है उसे सुनिश्चित करने में सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। और इसी संदर्भ में जो क्रॉप रोटेशन है, यानी एक ही भूमि पर समय पर अलग अलग समय पर बदल कर जो फसलें हैं बोने की जो परंपरा है, इंटरक्रॉपिंग है, यानी एक ही क्षेत्र में एक से अधिक जो फसलें हैं उनके उत्पादित करने की जो तकनीक है, जैविक खेती जैसी जो विभिन्न पद्धतियां हैं, जो तकनीकें हैं, ये कहीं ना कहीं जो सॉइल फर्टिलिटी है, जो मृदा उर्वरता है, उसके साथ ही जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसमें भी ये खास तौर पे महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। और पौष्टिक भोजन की जो सतत आपूर्ति है उसको ये सुनिश्चित करती हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि देसी फसलों को बढ़ावा देने की बार बार बात कही जा रही है, जैसे बाजरा है, दालें हैं, सब्जियां हैं, सूखे फल है, ये खास तौर पे देखें तो बड़े स्तर पे देखें तो इसमें तीन जो महत्वपूर्ण है कि बाजरा जो देसी फल है वो खास तौर पे, इसके अलावा दाल है, ये क्या है कि सूखा प्रतिरोधी है।
और इन्हें कम इनपुट की आवश्यकता होती है, कम जल सिंचाई की आवश्यकता होती है, उर्वरक की जो आवश्यकता है वो कम होती है, ये कीटों के प्रति प्रतिरोधी हैं। तो इस कारण से देखें तो ऐसी जो फसलें हैं वो आदर्श बन जाती है। और ये फसलें न केवल पौष्टिक होती हैं बल्कि चुनौतीपूर्ण जो पर्यावरण परिस्थितियां हैं उनमें पनप कर खाद्य सुरक्षा में भी बड़े स्तर पे योगदान देती हैं। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही सांस्कृतिक जो प्रासंगिकता है एवं उसकी जो स्वीकृति है ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि स्थानीय जो पद्धतियां हैं, जो परंपराएं हैं, उनके साथ समावेशन सबसे महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। पारंपरिक जो खाद्य प्रथाएं हैं, स्थानीय रीति रिवाज, त्यौहार, धार्मिक अनुष्ठान से ये बड़े ही नज़दीकी स्तर पे जुड़ी हुई है। और ये सांस्कृतिक जो प्रासंगिकता है ये सुनिश्चित करती है कि ऐसी जो प्रथाएं हैं, पद्धतियां हैं, कहीं न कहीं इनको व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है और उन्हें दैनिक जीवन में आसानी से एकीकृत किया जाता है, जिससे वे पोषण संबंधित परिणामों को बेहतर बनाने में प्रभावी होती हैं। अगली जो बात कही जा रही है, पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस पर सरकार भी बड़े स्तर पे ध्यान दे रही है, इसके लिए कई सारी योजनाएं चला रही है। जैसे पारंपरिक जो आहार है, खाद्य जो प्रणालियां हैं, उनका निरंतर जो अभ्यास है कहीं ना कहीं स्वदेशी ज्ञान को संरक्षित करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान करता है। और यही नहीं, भविष्य की पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण है। और उस ज्ञान से न केवल विशिष्ट खाद्य पदार्थों का जो उपयोग है वो शामिल है, बल्कि तैयारी एवं संरक्षण के तरीके भी इसमें शामिल है, जो पोषण जो मूल्य है उसको बढ़ा देते हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही स्थानीय जो वातावरण है उसके साथ जो अनुकूलता है ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इसमें देखें तो जलवायु जो अनुकूलन खाद्य प्रणालियाँ है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जंगली खाद्य पदार्थों का जो उपयोग है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर पहली बात करें कि जो जलवायु अनुकूल खाद्य प्रणालियाँ हैं, जैसे स्वदेशी ज्ञान के अंतर्गत स्थानीय जो पर्यावरण परिस्थितियाँ हैं उनके अनुकूल बनाने में विभिन्न रणनीतियों में सूखा जो प्रतिरोधी फसलें हैं उनका जो चयन है, जल संरक्षण जो महत्वपूर्ण एक विषय है, जैविक उर्वरकों का जो उपयोग है, ये सभी इसमें शामिल किए जाते हैं। जबकि जंगली खाद्य पदार्थों का जो उपयोग है, कहीं न कहीं कई ग्रामीण समुदाय ऐसे जंगली खाद्य पदार्थों पर निर्भर हैं जो उनके पर्यावरण में देखें तो स्वाभाविक रूप से ये उगते हैं, उनके क्षेत्र में उगते हैं। और इन खाद्य पदार्थों में कई सारे फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, मेवे होते हैं, पत्तेदार साग शामिल होते हैं जो पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और खाद्य की कमी के समय महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगर हम बात करें सतत जो खाद्य प्रणालियां हैं एवं पर्यावरण जो प्रबंधन है उसकी अगर बात करें तो इसमें जैव विविधता का संरक्षण और कम पर्यावरणीय जो प्रभाव है वो शामिल किए जाते हैं। अगर बात करें कि जैव विविधता का संरक्षण कैसे संभव है, तो पारंपरिक कृषि पद्धतियां जैव विविधता को बढ़ावा देती हैं। जो एक लचीली जो खाद्य प्रणाली है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि घटक है। और विभिन्न प्रकार के फसलों की खेती करके पारंपरिक जो बीज बचत विधियां हैं उनका उपयोग करके ग्रामीण समुदाय आनुवंशिक विविधता के संरक्षण में योगदान करते हैं, जो खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम बात कर लें कम पर्यावरणीय प्रभाव की, तो आधुनिक औद्योगिक कृषि की तुलना में स्वदेशी कृषि पद्धतियों का जो पर्यावरणीय प्रभाव है वो प्रायः कम होता है। इसके अलावा स्वास्थ्य लाभ एवं रोग की रोकथाम में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे देसी खाद्य पदार्थों की जो औषधि गुण है ये सबसे महत्वपूर्ण है। पारंपरिक आहार जो पद्धतियां हैं, आंत का जो स्वास्थ्य है उस पर भी इनका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे बात करें जो देसी खाद्य पदार्थ हैं उनके औषधि गुणों की, तो कई सारी जो पारंपरिक खाद्य पदार्थ हैं उनका जो उपयोग है वो करने पर औषधि गुण प्राप्त होता है। और इससे क्या होता है कि जो विभिन्न ग्रामीण आबादी है उनके समग्र जो स्वास्थ्य है वो प्रभावित होता है, यानी वो सही रहता है। पारंपरिक जो आहार पद्धतियां हैं उनसे जुड़े हुए मुद्दे की बात करें तो पारंपरिक आहार में जो किण्वित खाद्य पदार्थ हैं उनको शामिल करने से जो हमारा आंत है उसका जो स्वास्थ्य है वो बेहतर होता है, जिससे समग्र जो पोषण है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। ये खाद्य पदार्थ कहीं ना कहीं पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करते हैं और जो जठराग्नि है उससे संबंधित जो संक्रमण है उससे हमें बचाते हैं। पोषण की बात करें तो एक और महत्वपूर्ण इसका स्तंभ होता है पोषण के अंतर्गत सशक्तिकरण और जो जेंडर है उसकी जो भूमिका है
तो पारंपरिक ज्ञान के संरक्षक के रूप में जो महिलाएं हैं वो इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। कई सारे ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ पर जो महिलाएं हैं कहीं ना कहीं पारंपरिक और स्वदेशी ज्ञान की प्राथमिक संरक्षक बनी हुई हैं, आज भी बनी हुई है। और इस संदर्भ में उनसे अगर हम बात करेंगे तो इनको इस ज्ञान का उपयोग करने के लिए खास तौर पे सशक्त करने की इस समय आवश्यकता है और इस पर सरकार विशेष तौर पे ध्यान भी दे रही है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की भूमिका की बात करें तो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के संदर्भ में देखें तो पारंपरिक जो ज्ञान है विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। और जहां इसका उपयोग होता है खास तौर पे जैसे महिलाओं से संबंधित जो एक खास अवस्था है गर्भावस्था, स्तनपान और प्रारंभिक बचपन के दौरान विशिष्ट पोषण संबंधित जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने में इनका योगदान होता है। इसके साथ ही समुदाय के नेतृत्व में पहले ज्ञान का जो साझाकरण है वो सबसे महत्वपूर्ण विषय है। समुदायों के स्तर पे देखें तो प्रयास के माध्यम से क्या करते हैं कि पारंपरिक खाद्य जो पदार्थ हैं उनका पुनरुद्धार किया जाता है, ज्ञान साझा करने की बात होती है, क्षमता निर्माण करने की बात होती है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही अगर हम बात कर लें तो आधुनिक जो पोषण है इन पहलों के साथ जो एकीकरण किया जा रहा है, जो इसे इंटीग्रेट किया जा रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जो सरकारी कार्यक्रम है उनमें ये पूरक भूमिका निभा रहे हैं। जैसे पारंपरिक ज्ञान जो कुपोषण के लिए सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त है, स्थानीय रूप से उपलब्ध जो समाधान है वो प्रदान करके आधुनिक पोषण पहलों का पूरक हो सकता है, ये बात कही गई है। और इस इंटीग्रेशन के साथ, एकीकरण के साथ जो सरकारी कार्यक्रम हैं उनकी प्रभावशीलता को ये बढ़ाता है, उनकी स्थिरता सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही जो भी जन स्वास्थ्य अभियान है उसमें भी इसे शामिल करने की बात है। पारंपरिक आहार और खाद्य प्रथाओं को बढ़ावा देने वाले जो जन स्वास्थ्य अभियान है, सांस्कृतिक विरासत है, उसको संरक्षित करते हुए कुपोषण का प्रभावी ढंग से ये समाधान कर सकता है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। इसके साथ ही अगर बात कर ले कि ग्रामीण भारत में जो कुपोषण है उससे निपटने में पारंपरिक एवं स्वदेशी ज्ञान को शामिल करने के सामने कौन सी चुनौतियां हैं, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो पहली चुनौती है वो पारंपरिक ज्ञान के क्षरण की चुनौती है, क्योंकि कृषि और तीव्र गति से जो आधुनिकीकरण हुआ है उससे शहरी क्षेत्रों में लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन हुआ है। खासतौर पे पश्चिमी जो आहार है उसके प्रभाव में ग्रामीण भारत में जो पारंपरिक ज्ञान है उसको धीरे धीरे देखें तो समाप्त कर दिया है। और इस बदलाव से कुपोषण एवं जीवन शैली से जुड़ी हुई जो विभिन्न बीमारियाँ हैं उसके मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते रहे, तो ये एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा देसी फसलों के लिए बाजार तक पहुंच की जो कमी है ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। सरकार के द्वारा कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी क्या है कि जो पहुंच की समस्या है ये महत्वपूर्ण समस्या है। जिसमें अगर हम बात करें मिलेट्स है, दालें हैं, स्थानीय जो सब्जियां हैं, इस प्रकार की देसी फसलें उगाने वाले किसानों को प्रायः क्या है कि बाजार तक पहुँचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और फिर ये फसल जो है चावल गेहूँ जैसी नकदी जो फसलें हैं जितनी लाभदायी नहीं हो सकती हैं, जिससे देसी किस्म की खेती में कमी आती है, उन तक ही क्या है कि इनका समाधान पहुंच पाता है। तो ये एक बड़ा ही कहें तो पेचीदा विषय है। इसके साथ ही पारंपरिक खाद्य पदार्थों के प्रति जो सामाजिक मान्यता है, जो अवधारणा है, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। इसमें ये कहा गया है कि कई ग्रामीण समुदायों में पारंपरिक खाद्य पदार्थों को कभी कभी गरीब आदमी का जो भोजन है वो मान लिया जाता है, माना जाता है, और उन्हें विशेष रूप से देखें तो युवा पीढ़ी में एक अलग ही दृष्टि से देखा जाता है। और ये जो धारणा है उनके पोषण संबंधी जो लाभ है उसके बावजूद स्वदेशी खाद्य पदार्थों की जो व्यापक स्वीकृति है उसमें एक बड़ा बैरियर बनता है, बाधा बनता है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय है। इसके अलावा जो बाधाएं हैं उनमें अगर चैलेंजेस की बात करें, चुनौतियों की, तो आधुनिक पोषण कार्यक्रम के साथ एकीकरण का आज भी अभाव देखने को मिलता है। यही नहीं, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण में जो गिरावट है वो भी एक महत्वपूर्ण चैलेंज है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां थी। इसके साथ ही अगर आने वाले समय में भविष्य की बात करें कि आगे की राह क्या होनी चाहिए, तो शिक्षा और सामुदायिक पहल के माध्यम से पारंपरिक ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए स्कूल व स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के द्वारा पोषण और भोजन तैयार करने से संबंधित पारंपरिक जो प्रथाएं हैं उनका दस्तावेजीकरण करने तथा सिखाने के लिए कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। यही नहीं, स्वदेशी फसलों के लिए बाजार तक पहुंच में सुधार करने के लिए सरकारी जो पहल है उसकी आवश्यकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे बात करें तो सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है, जो पीडीएस है, जो टीपीडीएस है, लक्षित जो पीडीएस है, उसमें पूरे भारत में मिलेट्स
इसको शामिल करने की सरकार की जो पहल है इन फसलों की मांग को और पैदा कर सकती है। तो ये बात कही गई है। इसके साथ ही विभिन्न जो धारणाएं हैं उनको बदलने की बात इसमें शामिल की जा सकती है। जलवायु रोधी जो पारंपरिक फसलें हैं उनको बढ़ावा देने के लिए सरकारी जो प्रोत्साहन है वो जोड़ा जा सकता है। अनुसंधान एवं कृषि विस्तार सेवाओं को बढ़ाया जा सकता है। स्थानीय रूप से देखें तो उपलब्ध जो पारंपरिक खाद्य पदार्थ हैं उनके स्रोत पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं जिस पर अगर ध्यान दिया जाता है तो इसका अच्छा कह सकते हैं लाभ प्राप्त हो सकता है। तो अगले टॉपिक की चर्चा कर लेते हैं। अगला टॉपिक है डिजिटल तकनीक के साथ स्वास्थ्य टेक स्टार्टअप। ये विषय है, इसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए, अगर संदर्भ की बात करें तो हाल के वर्षों में भारत में स्वास्थ्य टेक जो स्टार्टअप है ये इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कह सकते हैं ग्रोथ देखने को मिली है। मुख्य कारण क्या है? टेलीमेडिसिन की जो बढ़ती लोकप्रियता है और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी जो पहुंच है ये सबसे महत्वपूर्ण है। बीमा कवरेज का विस्तार हुआ है। कोविड जो 19 है इस महामारी के दौरान रोगियों और प्रदाताओं के द्वारा जो टेली हेल्थ सेवाएं हैं इनका जो व्यापक पहुंच है उसने भी स्वास्थ्य टेक स्टार्टअप को बड़े स्तर पर देखें तो प्रमोट किया है। इसके अलावा अगर बात कर ले तो स्वास्थ्य टेक जो स्टार्टअप है ये स्वास्थ्य टेक स्टार्टअप के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं की जो पहुंच है उसको अधिक सुलभ और कुशल होने के साथ रोगी केंद्रित बनाया जा रहा है। ये स्टार्टअप आधुनिक प्रौद्योगिकियों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, टेलीमेडिसिन है, डाटा विश्लेषण है, इसका इसमें समावेशन किया जा रहा है। यही नहीं, प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ स्वास्थ्य ने रोगी केंद्रित सेवाओं और समग्र रूप से देखें तो ग्रामीण स्वास्थ्य तंत्र क्रांतिकारी बदलाव इसमें शामिल हुए हैं। भारत में स्वास्थ्य तकनीक स्टार्टअप अपनी मजबूत आईटी जो विशेषज्ञता है उसका लाभ उठाकर स्वास्थ्य सेवा तकनीक विकसित कर रहा है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। स्वास्थ्य टेक स्टार्टअप संबंधी जो प्रमुख आंकड़े हैं उनकी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अनुसार वर्ष 2023 में स्वास्थ्य प्रबंधन एवं जीवन विज्ञान क्षेत्र में प्रमुख उद्योग के रूप में ये उभरे हैं, जिसमें खासतौर पे DPIIT जो है इसके द्वारा मान्यता प्राप्त 10,000 से अधिक जो स्टार्टअप है वो शामिल इसमें है। स्वास्थ्य स्टार्टअप की जो कुल संख्या है वो वर्ष 2016 से 2023 के बीच में 127% की संचयी वार्षिक वृद्धि दर इनमें दर्ज की गई है। यानी इस दर से ये वृद्धि इनमें हुई है, ग्रोथ हुई है। भारत में देखें तो 1002 स्टार्टअप सक्रिय रूप से स्वास्थ्य टेक सेक्टर में इस समय संलग्न है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि भारत में जो टेलीमेडिसिन है इस उद्योग को वर्ष 2025 तक अनुमानतः 31% की मजबूत वार्षिक वृद्धि दर के साथ बढ़ने का एक कह सकते हैं अनुमान लगाया गया था। और भारतीय ई फार्मेसी जो उद्योग है इसमें भी वर्ष 2025 तक ये कहा जा रहा है कि 44% की वार्षिक वृद्धि की संभावना है। ऐसे जो आंकड़े हैं इनके आधार पर जो टेलीमेडिसिन है एवं जो ई फार्मेसी उद्योग है उसे कहा जा रहा है कि वर्ष 2025 तक ये 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ये पहुंच जाएगा। यही नहीं, भारतीय स्वास्थ्य टेक स्टार्टअप उद्योग का संभावित जो बाजार है उसका आकार कहा जा रहा है कि वर्ष 2033 की माने तो 2033 तक ये क्या हो जाएगा, तो ये 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा, जो लगभग 26% की वार्षिक वृद्धि दर्ज दर्शाता है। तो ये जो आंकड़े हैं बड़े चौंकाने वाले हैं, लेकिन देखने वाली बात है कि आने वाले समय में ये कहाँ तक पहुँच पाते हैं। स्टार्टअप के विकास में जो सहायक स्वास्थ्य है उससे जुड़ी हुई जो डिजिटल प्रौद्योगिकी है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। टेलीमेडिसिन जो प्लेटफॉर्म है ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है, जिसमें बात करें तो टेलीमेडिसिन ग्रामीण स्वास्थ्य प्रबंधन में महत्वपूर्ण इसकी भूमिका होती है, जिसमें दूरस्थ डायग्नोसिस और उपचार के लिए दूरसंचार तकनीक का इसमें उपयोग किया जाता है। यही नहीं, ये जो प्लेटफॉर्म है ये टेलीकम्युनिकेशन प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, जिससे व्यक्तियों को किसी भी स्थान से चिकित्सकों से परामर्श की सुविधा मिलती है। यही नहीं, इसमें अगली जो प्रौद्योगिकी है वो डिजिटल हेल्थ मॉनिटरिंग है, जिसमें ये कहा गया है कि डिजिटल हेल्थ जो मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है इसको व्यक्तिगत स्वास्थ्य से संबंधित डाटा को इकट्ठा करने और
ट्रैक करने के साथ विश्लेषण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये जो प्लेटफॉर्म है ये कहीं न कहीं डिजिटल जो टूल्स हैं, सेंसर उपकरण का उपयोग करके विभिन्न जो स्वास्थ्य मापदंड हैं उनकी निगरानी करते हैं। इनका जो मूल उद्देश्य है कहीं न कहीं नागरिकों को स्वयं के स्वास्थ्य प्रबंधन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सक्षम बनाता है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगला जो है वो स्वास्थ्य डाटा एनालिटिक्स है। स्वास्थ्य डाटा जो एनालिटिक्स है ये जो प्रणाली है कहीं न कहीं उन्नत तकनीकों और जो विभिन्न प्रौद्योगिकियां हैं उनका उपयोग करके बड़ी मात्रा में स्वास्थ्य संबंधी जो डेटा है उसको ये प्रोसेस करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ जो रिकॉर्ड है, क्लिनिकल जो डाटा है, बियरवल्स और इसके साथ ही अन्य जो स्रोत हैं उनसे उत्पन्न मरीज का जो डेटा होता है वो इसमें शामिल होता है। इसके अगर उद्देश्य की बात करें तो मरीज की जो देखभाल है उसे पहले की अपेक्षा और बेहतर बनाना, ऑपरेशनल जो दक्षता है उसको अनुकूलित करना और स्वास्थ्य देखभाल पारितंत्र के भीतर रणनीतिक निर्णय का समर्थन करना इसमें शामिल है। अगली जो पद्धति है, तरीका है, जो विधि है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नैदानिक प्रक्रिया की है। इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता आधारित जो नैदानिक प्रक्रिया है, जो डायग्नोस्टिक्स है, विशेष रूप से देखें तो मशीन लर्निंग जो एल्गोरिदम है उसका उपयोग करके चिकित्सा डायग्नोस्टिक डाटा की व्याख्या करता है, उसका विश्लेषण करने में ये सहायता प्रदान करता है। इन सेवा का जो उद्देश्य है कहीं न कहीं चिकित्सा निदानों की सटीकता, दक्षता और गति को बढ़ाना है, जिससे अंततः मरीजों के परिणामों में सुधार होता है और स्वास्थ्य प्रक्रिया को ये अनुकूलित करता है। तो ये इस कारण से महत्वपूर्ण है। कुछ अन्य विधाओं की चर्चा कर लेते हैं, जिसमें ई फार्मेसी है। ई फार्मेसी दवाओं और फार्मास्यूटिकल जो उत्पाद हैं उनका बिक्री और खरीद के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ये वेबसाइट या मोबाइल ऐप में देखें तो चिकित्सकीय जो परामर्श है, ऑनलाइन जो दवाइयाँ हैं उनका ऑर्डर प्रदान करने की सुविधा प्रदान करता है। वहीं स्वास्थ्य आईडी की बात कर ले तो स्वास्थ्य जो आईडी है इसके अंतर्गत नागरिकों को एक अद्वितीय स्वास्थ्य आईडी, यूनिक हेल्थ आईडी प्रदान की जाती है, जिससे उनके स्वास्थ्य की जानकारी को सुरक्षित तरीके से स्वास्थ्य कर्मियों को उपलब्ध कराया जाता है। यही नहीं, निजी इसमें डीजी डॉक्टर की हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। डीजी डॉक्टर जो पहल है इसके अंतर्गत डॉक्टरों का एक विस्तृत डेटाबेस बनाया गया है, जिसमें उनकी जो योग्यता है, जो उनकी कह सकते हैं कि क्वालिफिकेशन है, विशेषज्ञता है, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के साथ साथ संबद्ध जो भी जानकारी है वो इसमें शामिल की गई है। स्वास्थ्य सुविधा जो रजिस्टर है ये एक फीचर्स जोड़ा गया है, जिसकी बात करें तो स्वास्थ्य सुविधा जो रजिस्टर है, हेल्थ फैसिलिटी जो रजिस्टर है, एक राष्ट्रीय केंद्रीकृत स्वास्थ्य सुविधाओं का डेटाबेस है जो सार्वजनिक एवं निजी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता के बीच में सुगम डाटा आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाता है। इसके अलावा व्यक्तिगत जो स्वास्थ्य रिकॉर्ड है वो भी इसमें शामिल है, जिसके तहत व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड की बात करें तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी होती है जो व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधित जो जानकारी है उसको एक जगह संग्रहित करती है, जो कभी कभी या कहीं भी वो उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स है वो भी इसमें शामिल है, जिसमें वेब आधारित जो प्रणाली है, जिसमें मरीजों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड और उपचार की जो जानकारी है वो यहाँ उपलब्ध होती है। चिकित्सकों को रोगी प्रबंधन और स्वास्थ्य निगरानी के साथ निवारक स्वास्थ्य देखभाल सिफारिशों में ये सहायता करती है। तो ये कई सारी बातें हैं जिन पर हमने चर्चा की। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि जो स्वास्थ्य टेक स्टार्टअप है, ये जो उद्योग है आखिर इसकी क्या संभावनाएं हैं, इनका भविष्य क्या है। तो देखिए, विस्तार एवं लागत की जो प्रभावशीलता है ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। भारत में तेजी से बढ़ती जनसंख्या और इसे स्वास्थ्य तकनीक निवेशकों के लिए एक आकर्षक बाजार बनाती है। इसके लिए खास तौर पे देखें तो जो निवेशक हैं उन स्वास्थ्य तकनीक स्टार्टअप की ओर आकर्षित होते हैं जो सस्ते और सुलभ समाधान प्रस्तुत करते हैं। एक वित्तीय कारक भी सबसे महत्वपूर्ण संभावना का कारण है, क्योंकि जो फिनेंशियल जो फैक्टर्स है ये काफ़ी महत्व रखता है। भारत में हेल्थ टेक स्टार्टअप पारितंत्र की जो फंडिंग है, जो निवेश है, उसमें उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि निवेशक भारतीय बाजार में विस्तार एवं वित्तीय सहायता से स्टार्टअप को आवश्यक जो संसाधन है उन तक अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं, जिससे वे अपने संचालन को मजबूत तकनीक के साथ विकसित कर रहे हैं। यही नहीं, सरकारी जो पहले हैं वो भी संभावनाओं को बढ़ाती है। जैसे भारत सरकार के द्वारा स्टार्टअप पारितंत्र को समृद्ध करने के लिए बड़े स्तर पे कई सारी जो पहले हैं वो प्रारंभ की गई
रही हैं, जैसे आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम जैसी जो कई योजनाएं हैं वो स्टार्टअप को बढ़ावा देती हैं। मानव संसाधन की जो उपलब्धता है वो एक बड़ा कारण है। भारत की जो बड़ी जनसंख्या है, इस समय दुनिया में सबसे बड़ी जो आबादी है वो भारत की है, और ये जो बड़ी संख्या है इसमें इंजीनियर्स और वैज्ञानिक शामिल हैं जो कहीं न कहीं नवोन्मेषी हेल्थ टेक्नोलॉजी समाधानों से जुड़े हुए जो स्टार्टअप हैं उस पर कार्य कर रहे हैं। तो ये सारे विषय थे जिनके बारे में हमने चर्चा की। चलिए अगले विषय की चर्चा कर लेते हैं। अगला जो विषय है वो है पर्यावरण अनुकूल खेती से समग्र स्वास्थ्य। ये बड़ा ही चर्चा का विषय बना रहा है, क्योंकि वर्तमान में देखें तो तीव्र जो औद्योगिकीकरण है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, और जो उपभोक्तावादी जीवन शैली है वो कहीं ना कहीं जो खाद्यान्न है उसकी सुरक्षा है, फूड जो सिक्योरिटी है, उसके साथ ही मानवीय और पर्यावरणीय जो स्वास्थ्य है उसके लिए विभिन्न चिंताएं, कंसर्न उत्पन्न करता है। चूँकि खाद्यान्न जो उत्पादन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वितरण है और जो उपभोग है, उसकी जो व्यवस्थाएं हैं वो एक दूसरे से अंतर संबंधित है, इंटरकनेक्टेड है, और ऐसे में बेहतर स्वास्थ्य की विभिन्न जो अवसंरचनाएं हैं उनकी सफलता कहीं ना कहीं वो कृषि के जो विभिन्न विधियां हैं, जो प्रथाएं हैं, उनके ऊपर निर्भर करती हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो कृषि एवं मानवीय जो स्वास्थ्य है ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा समय में दुनिया में बीमारियों की सबसे बड़ी जो वजह है वो कहीं ना कहीं भोजन से जुड़ती है, और उसमें जी पर्याप्त जो भोजन है वो न मिलने के कारण, और पर्याप्त भोजन कहने का मतलब क्या है कि पोषण युक्त पर्याप्त भोजन न मिलने के साथ ही क्या है कि गैर पोषक खाद्यान्न का जो सेवन है, रासायनिक जो खेती है, उसके जो दुष्प्रभाव हैं वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इससे लोगों को देखें तो रोग प्रतिरोधक उनकी जो क्षमता है वो लगातार कम हो रही है। उसके साथ ही कई सारी जो बीमारियां हैं उसके चपेट में मानव आ रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात अगर बात करें, आज़ादी के बाद की बात करें, तो देश की जो खाद्यान्न आत्मनिर्भरता है ये एक बड़ी उपलब्धि रही है। हालांकि खाद्यान्न जो उत्पादन है उसमें प्रशंसनीय वृद्धि के बाद भी देश में एक बड़ा कह सकते हैं कि तबका है, वो विशेष रूप से महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा है। चूँकि रासायनिक जो खाद है, जो कीटनाशक हैं, इनके किसी क्षेत्र में उपयोग होने से खाद्यान्न उत्पादन में तो पर्याप्त वृद्धि हुई, किंतु इससे क्या हुआ कि जो सॉइल है, जो मृदा है, उसकी जो उर्वरता, जो शक्ति है, उसका जो कह सकते हैं नेचर है, वो परिवर्तित हुआ, प्रदूषित हुआ। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि मानवीय स्वास्थ्य पर इन गंभीर बीमारियों का प्रभाव देखने को मिला। तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार देखें तो विश्व में वार्षिक स्तर पर 4 अरब टन कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है, जिसके अनियोजित और अत्यधिक उपयोग की जो वजह है, इस कारण से दीर्घकालिक देखें स्तर पे तो गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव सामने आ रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में क्या है कि लोगों को इतनी जागरूकता नहीं है कि किस क्षेत्र में किस मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग किया जाना चाहिए, किस क्षेत्र में जो उर्वरक हैं, उर्वरक में जो अलग अलग तत्व हैं उनकी मात्राओं का जो अनुपात है वो किस अनुपात में होना चाहिए, कितनी मात्रा में इनका कह सकते हैं उपयोग किया जाना चाहिए, ये ज्ञान नहीं होने के कारण जो इनका अनुपात है वो गलत है, और इस कारण से देखें तो जो मृदा है उसकी जो गुणवत्ता है वो गिरी है, और इस कारण से भी कई सारी बीमारियां देखने को मिली हैं। प्रतिवर्ष कीटनाशक विषाक्तता के लगभग 40 करोड़ मामले विश्व में दर्ज किए जाते हैं, तथा प्रतिवर्ष लगभग 11,000 जो लोग हैं कहीं ना कहीं उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो ये कह सकते हैं कि अभी तक आंकड़े हैं स्वास्थ्य समस्याओं के निवारण के लिए अपनाई जा सकने वाली जो अभी तक स्ट्रेटजी रही है, रणनीति रही है। तो देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जैविक कृषि, स्वास्थ्य से समृद्धि की राह ये दर्शाती है। भारत जैविक किसानों की कुल संख्या के मामले में देखें तो दुनिया में पहले स्थान पर है, एवं जैविक खेती के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो दुनिया में भारत का जो स्थान है वो 9वां है। सिक्किम पूर्णतः जैविक कृषि को अपनाने वाला विश्व का पहला राज्य बन चुका है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो पूर्वोत्तर का राज्य सिक्किम है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कृषि की जा रही है वो पूरी तरह से जैविक कृषि है। यही नहीं, कुछ अन्य आंकड़ों की बात करें तो देश में पर्यावरण अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन जैविक मूल्य श्रृंखला विकास कार्यक्रम वर्ष 2015 से शुरू किए गए हैं।
PKVY की उप योजना जो है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, इसे भी वर्ष 2019-20 से क्या है कि रेगुलेट किया जा रहा है। इसके तहत देखें तो लगभग 4.09 लाख हेक्टेयर भूमि प्राकृतिक कृषि के दायरे में लाई जा चुकी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। कुछ अन्य बातों की चर्चा करें तो इससे जैविक के बीज और खाद्य के प्रयोग के साथ ही क्या है कि रसायन मुक्त कृषि को बढ़ावा मिल रहा है। प्राकृतिक रूप से की जाने वाली खेती में फसलों को पानी की कम आवश्यकता पड़ती है। कई सारे अपने देश के जो राज्य हैं, राज्य सरकारें हैं, उन्होंने प्राकृतिक खेती की दिशा में महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि प्रयास किए हैं और इसकी कह सकते हैं इसका सकारात्मक परिणाम भी उन्हें मिला है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो साउथ का आंध्र प्रदेश है, पूर्वोत्तर कहें पर्वतीय जो राज्य हिमाचल प्रदेश है, इसके अलावा पश्चिम का गुजरात है, इसके अलावा जो केरल है, झारखंड है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि इसमें है, क्योंकि यहाँ की जो सरकारें हैं उन्होंने इस क्षेत्र में, इस दिशा में गंभीर प्रयास किए हैं और इसके परिणाम भी इन्हें मिले हैं। औषधि जो कृषि है उसको प्रोत्साहन देने की बात कही जा रही है, क्योंकि आयुष जो मंत्रालय है उसके द्वारा राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड के साथ ही राज्य इकाइयों की मदद से औषधि खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे क्या है कि एक और जहां किसानों की जो आय है उसके नए स्रोत मिल रहे हैं, तो वहीं पर औषधि जो खेती है वो होने से उत्पादित जो आंवला है, अश्वगंधा है, तुलसी है, नीम है, दालचीनी है, गिलोय है, काली मिर्च है, इस समेत अनेक जो उत्पाद हैं वो स्थानीय लोगों के द्वारा रोज़मर्रा की जीवन शैली में आयुर्वेदिक समाधान के साथ मसालों के रूप में इनकी बड़े स्तर पे खपत हो रही है। तो एक तरफ से क्या है कि किसानों को इसको फ़ायदा मिल रहा है, वहीं लोगों का जीवन पर, उनके स्वास्थ्य के ऊपर सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। केंद्रीय कैबिनेट ने 9 अगस्त 2024 को क्लिनिक प्लांट प्रोग्राम के लिए लगभग देखें तो 1765.67 करोड़ रुपए की राशि जो है वो अनुमोदित की थी। और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है कहीं ना कहीं जो फलों की गुणवत्ता है, जो उत्पादकता है, उसको बढ़ावा देना है। इसके तहत देखें तो देश में 9 विश्व स्तरीय क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किए गए हैं और ये भारत में अलग अलग कृषि जलवायु जो परिस्थितियां हैं उनके अनुसार हरित जो पादप प्रजातियां हैं, जो तकनीक है वो अब डेवलप करेंगे। इसके अलावा फल एवं सब्जियों के परिरक्षण पे खास तौर पे ध्यान दिया जा रहा है। यही नहीं, देखें तो बायो फर्टिफाइड जो खाद्यान्न है उनकी जो मांग है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पोषण युक्त जो आहार है कहीं ना कहीं मनुष्य के समुचित जो विकास है उसके लिए प्राथमिक नीड होती है, प्राइमरी नीड होती है। और यह रोग के बचाव को लेकर उपापचय जो आपकी क्रियाएं हैं उसको व्यवस्थित करता है। क्योंकि कई बार आप देखेंगे तो जो चावल है, गेहूं है, अन्य जो ट्रेडिशनल जो फूड कह सकते हैं सप्लीमेंट है, उनमें कुछ पोषक जो पदार्थ हैं उनकी कमी रह जाती है। इससे पर्याप्त भोजन करने के बाद भी क्या है कि शरीर में जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, जो विटामिन्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी कमी हो जाती है। और ऐसे में बायोफोर्टिफिकेशन विधियों से खाद्य जो फसलें हैं उनको पोषण युक्त बनाया जाता है। यही नहीं, भारतीय कृषि जो अनुसंधान परिषद है उसने विभिन्न फसलों की 100 से अधिक जो बायो कह सकते हैं फोर्टिफाइड जो किस्में हैं वो जारी की है। और इसी को ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं कि कई सारी ऐसे फसलें हैं जिनमें जो भी आवश्यक पोषण से संबंधित तत्व हैं वो इसमें शामिल किया गया है। पोषण से संपन्न जो श्री अन्न है ये खास तौर पे चर्चा में है और बड़ा ही महत्वपूर्ण है। देश की खाद्य प्रणाली में मोटे अनाज जो है, श्री अन्न जिन्हें कहा जाता है, इनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हालांकि पिछले कुछ दशकों में यह सामान्य जन की थाली से भी गायब होते जा रहे थे, लेकिन अब केंद्र और विभिन्न जो राज्य सरकारें हैं उनके प्रयास से अब इसे वापस लोगों के कह सकते हैं थाली में पहुँचाया जा रहा है और फिर से लोगों के लिए अब ये जो श्री अन्न है ये आकर्षण का कह सकते हैं विषय बना हुआ है। श्री अन्न उच्च पोषण क्षमता से युक्त और प्रोटीन के अहम स्रोत होते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो श्री अन्न है, मोटे जो अनाज है, और ये हमें न सिर्फ स्वाद के लिए विकल्प दे रहे हैं बल्कि कुपोषण से लड़ने में भी हमारी सहायता प्रदान कर रहे हैं। यही नहीं, जो मोटे अनाज हैं इनमें ग्लूटेन नहीं होता है और इसका ग्लाइसेमिक जो इंडेक्स है कम होने से जो डायबिटीज़ है उसकी जो समस्या है उसके बचाव में ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें आयरन, जिंक, कैल्शियम के साथ खनिज पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। और देश में देखें तो वर्ष 2022-23 के दौरान लगभग 17.32 मिलियन टन श्री अन्न का उत्पादन हुआ था। देश को श्री
एमपीएन का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय जो बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद है उसको राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों और अनुसंधान प्रक्रियाओं को साझा करने का उत्कृष्ट केंद्र घोषित किया गया है। इसके अलावा जो गृह वाटिका है, इससे पोषण जो वाटिका है इसकी चर्चा कर लेते हैं। घरों के चारों ओर उपलब्ध खाली जगह में विकसित की जाने वाली जो बगिया है वो गृह वाटिका कहलाता है। इसमें सुलोनेसी की कुल जो सब्जियां हैं जैसे टमाटर, बैगन, मिर्च ये, और इसके अलावा जो कुकुरबिटेसी है कुल जो सब्जियां हैं उनमें कद्दू, लौकी, करेला, परवल, खीरा, खरबूज आदि शामिल किया जाता है। जबकि वहीं लेगुमिनेसी जो कुल सब्जियां हैं जिसमें मटर, सेम, लोबिया शामिल की जाती हैं, और कुसीफेरी कुल की जो सब्जियां हैं उसमें पत्ता गोभी और जो फूल गोभी है उसे कह सकते हैं कि इसमें शामिल किया जाता है, जिसका आसानी से उत्पादन किया जा सकता है। तो ये हमने अलग अलग कह सकते हैं कि जो श्रेणियां हैं जिसके तहत अलग अलग जो फसलें हैं, जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सब्जियां हैं उनका उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो वर्ष 2018 में शुरू किए गए पोषण अभियान के तहत देखें तो देश भर में पोषण जो वाटिकाएँ हैं, जो न्यूट्री गार्डन्स हैं, ये स्थापित किए जा रहे हैं। लोगों को इसके लिए कह सकते हैं कि प्रोत्साहित भी किया जा रहा है, और घर एवं गांव में ही फल, सब्जियों, औषधि जो पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं, उनकी पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी दीनदयाल जो अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, इसके अंतर्गत महिलाओं को पोषण और वाटिका विकसित करने के संदर्भ में भी कह सकते हैं खास ट्रेनिंग दिया जा रहा है, और अलग अलग समूहों में इसके लिए इन्हें प्रयासरत रहने की बात कही गई है। इसके अलावा देखें तो स्वच्छ ईंधन से जो बेहतर स्वास्थ्य है उसकी बात कही जा रही है। इस पर खास तौर पे देखें तो देश में जोर दिया जा रहा है। खास तौर पे विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार आंतरिक जो इंडोर है प्रदूषण विश्व भर में 32 लाख लोगों की मौत का कारण बन रहा है। इसमें 5 वर्ष या उससे कम आयु के 2 लाख से भी अधिक बच्चे शामिल हैं, और ग्रामीण इलाकों में जो परंपरागत ईंधन है, लकड़ी है, गोबर है, फसल अवशेष है, उपला है, लकड़ी के जो कोयले हैं, इनका ईंधन के रूप में इस्तेमाल कहीं न कहीं श्वास और फेफड़ों से संबंधित कई सारी बीमारियों का कारक रहा है। ऐसे में स्वच्छ ईंधन का जो विकास है कहीं न कहीं महिलाओं एवं बच्चों के साथ आसपास के पर्यावरण के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है, ये बात कही गई है। यही नहीं, वर्ष 2016 से शुरू की गई जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, इसने ग्रामीण भारत में ईंधन जनित स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान में अहम भूमिका निभाई है। 31 जनवरी 2024 तक देश में देखें तो लगभग 10.15 करोड़ जो LPG कनेक्शन है वो जारी किए जा चुके हैं। तो ये बड़ा ही कह सकते हैं महत्वपूर्ण सरकार का प्रयास है। सौर ऊर्जा से स्वास्थ्य सेवाओं की जो राह है वो आसान हो सकती है, ये बात कही गई है। जिसमें सोलर एनर्जी के बारे में कहा गया कि भारत भौगोलिक रूप से देखें तो विविधताओं से भरा हुआ एक देश है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देश की स्वास्थ्य जो व्यवस्था है उसकी रीढ़ रहे हैं, और कई बार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो बिजली है इसकी पर्याप्त जो आपूर्ति है न हो पाना एक बड़ा चैलेंज रहा है। ऐसे में सौर ऊर्जा ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को ऊर्जा देने का कार्य कर सकता है, और कर भी रहा है। सीमित या अस्थिर विद्युत आपूर्ति वाले देशों में देखें तो टीकों के सुरक्षित भंडारण के लिए भी टीकों का जो निर्बाध प्रशीतन है, वो कूलिंग है, वो सबसे महत्वपूर्ण विषय है। तो ये हमने इसकी चर्चा कर ली। अगले टॉपिक की भी चर्चा कर लेते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका वो है स्वास्थ्य एवं पोषण में सामाजिक जो उद्यमिता, ये शीर्षक है। इस शीर्षक से देखें तो कुरुक्षेत्र में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण आर्टिकल प्रकाशित हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि ग्रामीण भारत में सामाजिक जो उद्यमिता है उससे संबंधित जो पोषण है और स्वास्थ्य से जुड़े हुए कठिन कई सारे जो मुद्दे हैं उनको हल करने का एक क्रांतिकारी तरीका प्रदान करता है। जैसे देखें तो जैसे जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो कम्प्लेक्स होती जा रही हैं, जटिल होती जा रही हैं, व्यापक होती जा रही हैं, तो सामाजिक जो उद्यमी स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर जो बड़े महत्वपूर्ण बदलाव लाने में जो केंद्रीय भूमिका है वो निभा रहे हैं, और इसी कारण से ये जो विषय है ये खास तौर पर आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि आखिर क्या है। ये बात कही जा रही है कि सामाजिक उद्यमिता ये सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए
टॉपिक है कि आखिर क्या होता है सामाजिक उद्यमिता। तो देखिए, सामाजिक जो उद्यमिता है वो उन उद्यमी गतिविधियों को संदर्भित करता है जो समाज में मौजूद सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए न केवल लाभ कमाने का प्रयास करते हैं बल्कि समाज के हितों को भी ध्यान में रखते हुए होते हैं। पारंपरिक स्वास्थ्य जो प्रणालियां हैं कहीं ना कहीं प्राय ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने और कठिनाइयों का सामना ये करती हैं, जिसमें धन की कमी, संस्थागत जो सीमाएं हैं, तार्किक जो चुनौतियां हैं वो इसमें शामिल हैं। इसी प्रकार किफ़ायती और पोषण से भरपूर भोजन की उपलब्धता की कमी पोषण संबंधित कमियों को बढ़ा देती हैं। और इस संदर्भ में अगर हम देखें तो सामाजिक जो उद्यमी है कहीं ना कहीं नवीन जो कह सकते हैं कि विभिन्न जो समाधान है उसको स्थानीय ज्ञान के साथ अगर मिला देते हैं तो ये जो बीच की एक खाई है उसे पाटने में एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं साधन हो सकता है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं सामाजिक जो उद्यमिता है उससे संबंधित जो विभिन्न एक्टिविटीज़ हैं, जो गतिविधियां हैं। तो देखिए, स्थानीय समूहों को जोड़ने की बात कही जाती है। इसमें सामाजिक उद्यमी प्राय स्थानीय समूहों के साथ मिलकर जो विशेष पोषण और स्वास्थ्य आवश्यकताएं हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर अपनी सेवाओं को उसी के अनुसार क्या करते हैं, अनुकूलित करते हैं। ये जो विशिष्ट दृष्टिकोण है ये सुनिश्चित करता है कि समाधान व्यवहारिक हो, स्थानीय स्तर पे हो और ग्रामीण जो समुदाय हैं उनको प्रभावित करने वाली जो विशिष्ट चुनौतियां हैं उनको प्रभावी ढंग से उसका सामना करें। उदाहरण के तौर पे बात करें तो ग्रामीण स्वास्थ्य जो पहल है कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य और पोषण संबंधित जो सेवाएं हैं उसकी आपूर्ति करता है। इसमें अगर हम देखेंगे तो स्थानीय महिलाओं को स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में प्रशिक्षित किया गया है, जिससे वे अपने समुदाय में पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जो जानकारी है उसका प्रचार प्रसार कर सके। यही नहीं, लागत प्रभावी समाधान की भी बात कही जाती है, यानी कि जो लागत हो उसका प्रभावी समाधान भी प्राप्त होना चाहिए, यानी परिणाम भी सकारात्मक होना चाहिए। सामाजिक जो उद्यमी है वो निम्न आय वाले परिवारों को पोषण युक्त भोजन और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए किफ़ायती जो समाधान है वो प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण की बात करें तो सामाजिक जो उद्यमी है कहीं ना कहीं ग्रामीण जो उपभोक्ता है उनके लिए सस्ते किफ़ायती जो स्वास्थ्य क्लिनिक, पौष्टिक खाद्य उत्पाद हैं वो बनाकर ग्रामीण समुदायों के सीमित जो वित्तीय संसाधन है, जो पारंपरिक स्वास्थ्य है, जो सेवाएं हैं, उनकी उच्च लागत के बीच में जो खाई है उसको पाटने में मदद करते हैं। इसके अलावा इसमें शिक्षण और जागरूकता जो कार्यक्रम है वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे अगर बात करें सामाजिक उद्यमियों की गतिविधियां जागरूकता एवं शिक्षा पर भी खास तौर पे ये आधारित होती हैं और जो ग्रामीण निवासियों को पोषण, स्वास्थ्य, जीवन शैली और निवारक स्वास्थ्य देखभाल प्रक्रिया के बारे में शिक्षित करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें, आरोग्य जो ग्रामीण स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम है कहीं ना कहीं इसी का एक उदाहरण है। स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों का जो उपयोग है वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि सामाजिक जो उद्यम है ये कई प्रकार की स्वास्थ्य जो प्रौद्योगिकी है उसका उपयोग कर रहे हैं। इसमें अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य जानकारी के आधार पर आहार एवं पोषण से संबंधित जो भी सजेशन होते हैं वो प्रदान करते हैं। इसके कई सारे घटक होते हैं, जैसे मोबाइल का जो अनुप्रयोग है, जो मोबाइल एप्लीकेशन है उनका सबसे बड़े स्तर पे उपयोग हो रहा है। और इससे क्या है कि मोबाइल अनुप्रयोग व्यक्तिगत स्वास्थ्य डेटा के साथ आयु, वजन, गतिविधि स्तर और स्वास्थ्य समस्याओं के आधार पर जो आहार योजनाएं हैं उसका सुझाव प्रदान करते हैं। यही नहीं, बहुत सारे वेब पोर्टल्स हैं वो इसकी मदद करते हैं। जैसे कुछ सामाजिक जो उद्यम वेब पोर्टल भी चला रहे हैं जो स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जो जानकारी है, जो संसाधन है, जो सलाह है वो प्रदान करते हैं। डिजिटल स्वास्थ्य जो कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, जो मंच हैं, वो भी इसमें महत्वपूर्ण रूप से उपयोग में लाए जा रहे हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है ये विशेषज्ञों के साथ जो आभासी परामर्श है और जो स्वास्थ्य आंकड़े हैं उसकी निगरानी के साथ व्यक्तिगत जो स्वास्थ्य योजनाएं हैं उसकी पेशकश करते हैं। इसके अलावा जो प्रौद्योगिकी आधारित समाधान है वो भी इसमें एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि पिलर है। जैसे सामाजिक जो उद्यमी डिजिटल साधन के माध्यम से स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जो जानकारी है उसको अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये समाधान न केवल सूचना प्रदान करते हैं बल्कि जो यूजर्स हैं, जो उपयोगकर्ता हैं, उनको अपनी स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने में भी मदद प्रदान करते हैं। स्थानीय भाषा की बात करें और सांस्कृतिक जो अनुकूलता है तो वो भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। कई सारे जो उद्यम
स्वयं स्थानीय भाषाओं में अनुप्रयोग एवं पोर्टल प्रदान करते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना की पहुंच आसान हो जाए। जैसे किसी स्थानीय क्षेत्र की बात करें, अगर पूर्वोत्तर के किसी राज्य की बात करें तो वहाँ जो कोई स्थानीय समुदाय है, अगर उसकी भाषा में जो सुविधाएं हैं वो प्रदान नहीं करते हैं तो वो जो सुविधाएं हैं उसको समझ नहीं पाएंगे, आत्मसात नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा समुदाय आधारित जो अलग अलग प्रोग्राम्स हैं वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रामीण भारत में सामाजिक उद्यमिता का एक और महत्वपूर्ण पहलू समुदाय आधारित कार्यक्रम है। ये पहल जो है प्रायः देखेंगे तो स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी हुई जो विभिन्न चुनौतियां हैं उनका समाधान करने के लिए स्थानीय जो आबादी है उसके साथ सीधे जुड़ी होती हैं। इन सारे प्रयासों के बाद कई सारी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे और उनके समाधान के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं उन पर भी हम बात करेंगे। सबसे बड़ी जो चुनौती है वो फिनेंशियल बैरियर है, वित्तीय जो बाधा है वो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है, क्योंकि ग्रामीण भारत में देखें तो सामाजिक उद्यमियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में पर्याप्त वित्त पोषण की कमी है। ये महत्वपूर्ण समस्या है, चूँकि ग्रामीण जो स्वास्थ्य परियोजना है उनके लिए प्राय बड़े निवेश की आवश्यकता होती है और कम लाभ प्रदाता की धारणा निवेशकों को हतोत्साहित कर देती है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। इसके अलावा जो रसद है, लॉजिस्टिक है, संचालन संबंधित जो चुनौतियां हैं, उद्यमियों को देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना प्राय परिवहन जो बाधाएं हैं, सीमित जो बुनियादी ढांचा है जैसे लॉजिस्टिक जो समस्या है उनसे जूझना पड़ता है। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके अलावा अगर हम चुनौतियों की बात करें तो जो नियामक बाधाएं हैं ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सामाजिक जो उद्यमी है उनके लिए नियामक जो आवश्यकता है उसका पालन करना विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि नए जो स्वास्थ्य उत्पाद हैं, जो सेवाओं के लिए अनुमोदन प्राप्त करना है, प्राय जटिल प्रक्रियाओं से जुड़ा होता है। इसका जो समाधान है वो करने के लिए सामाजिक जो उद्यमी है वो नियामक निकायों के साथ घनिष्ठता से जुड़कर काम करता है, अनुपालन सुनिश्चित करते हैं और ग्रामीण स्वास्थ्य पहलों का सुगम बनाने के लिए जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज हैं, उनके परिवर्तन की ये वकालत करते हैं। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर बात करें कि आने वाले भविष्य में क्या प्रभाव होगा, दिशा क्या होगी, आगे की राह क्या होगी, उससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि प्रभाव क्या देखने को मिला। तो देखिए, सामाजिक जो उद्यमी है उनके द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य और पोषण में दिए गए जो योगदान है वो महत्वपूर्ण परिणाम प्रदान प्राप्त कर रहे हैं। बेहतर आहार आदतों के कारण जो पोषण संबंधित जो बीमारियां हैं उसमें अब कमी आ रही है और बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा से स्वास्थ्य परिणामों में भी सुधार हो रहा है। उदाहरण के लिए देखें, जैसे जिन क्षेत्रों में मोबाइल स्वास्थ्य चिकित्साएं जो सुविधाएं हैं वो प्रदान की जा रही हैं तो वहाँ टीकाकरण की जो दरें हैं वो बढ़ गई हैं, रोकी जा सकने वाली जो बीमारियां हैं उसकी घटनाओं में कमी दर्ज की गई है और इसके साथ ही समुदाय आधारित जो कार्यक्रम है उसने ग्रामीण निवासियों को अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण करने के लिए सशक्त बनाया है, जिससे समग्र जो कल्याण है उसमें सुधार हो रहा है। तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावा देखें कि आखिर अब भविष्य में क्या दिशा होगी, क्या इसके आगे की राह होगी। तो देखिए, सामाजिक जो उद्यमिता है, विशेष करके पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक जो उद्यमिता है, इसके क्षेत्र में विभिन्न जो संभावनाएं हैं वो उपलब्ध हैं। इसमें भारतीय खास तौर पे देखें तो जो उभरती हुई विभिन्न टेक्नोलॉजी हैं उनका उपयोग, वैश्विक विस्तार और अन्य जो हिस्सेदारी है उसके साथ जो सरकार का सहयोग है वो प्रोत्साहित करने का सुझाव इसमें शामिल किया जा सकता है। ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण में सामाजिक जो उद्यमिता है उसको विस्तार देने के लिए दूरस्थ जो चिकित्सा है, उन्नत जो मोबाइल अनुप्रयोग है, ऐसी कई सारी जो उभरती प्रौद्योगिकी है उससे और अधिक नवाचार की संभावना इसमें मौजूद है। यही नहीं, ये जो प्रौद्योगिकियां हैं कहीं ना कहीं स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं उनकी आपूर्ति को बढ़ाकर जो खास तौर पे सबसे जो दूरस्थ क्षेत्र है, जो मूल समाज से कटे हुए जो क्षेत्र हैं वहाँ जानकारी की पहुँच प्रदान करके वहाँ पर कई सारे सुधार किए जा सकते हैं। यही नहीं, सामाजिक उद्यमियों को अन्य क्षेत्रों में सफल जो हस्तक्षेप है उनकी पुनरावृत्ति करके और अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनके साथ सहयोग प्रदान करने के जो अवसर हैं वो उन अवसरों का पता लगाना चाहिए, ताकि नया जो दृष्टिकोण है, एक नया जो विजन है और समर्थन प्राप्त किया जा सके। सरकारों, गैर सरकारी जो संगठन हैं, अन्य जो हितधारक हैं उनके साथ सहयोग को
प्रोत्साहित करना भी आगे की प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं आवश्यकता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि अक्टूबर माह में जो भी कुरुक्षेत्र में जो महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित हुए थे उनके जो संक्षिप्त जो सारांश है वो क्या है, और उनका विश्लेषण हमने डिटेल से किया जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नई मैगजीन्स के कुछ महत्वपूर्ण जो आर्टिकल्स हैं उसके साथ फिर मिलेंगे। तो आप सभी आज के एपिसोड में हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।